दोस्तों इस कहानी में हमें पता चलेगा कि किसी को चीट करने का क्या परिणाम होता है, चाहे वो छिपा के किया जाए या फिर सो कॉल्ड मजाक करने के नाम पे किया जाए। और मान लीजिए किसी को अपनी गलती रियलाइज हो भी गया तो सिर्फ इतना ही काफी होना चाहिए उस धोखा को माफ करने के लिए। पर अगर आपको इस दौरान कोई ऐसा मिल जाए जो आपसे सच में प्यार करता हो तो आपका लाइफ कैसा होगा? अब आप अपने एंड से ये सब सोच के मुझे कमेंट्स में बताइएगा। पर फिलहाल हम चलते हैं आज की कहानी पे जो कुछ इसी पे बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो हमें बता रही थी कि उससे एंगेजमेंट के बाद उसका फियांसे फू युहांग अपने फ्रेंड के साथ शादी कर लिया, मतलब नाइट क्लब में ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। और वैसे उस नाइट क्लब में वो पहुंच भी गई थी और ये सारा तमाशा वो अपनी आंखों से देख रही थी। वहाँ पे जितने लोग थे उन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश होकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबको दिखा रही थी। इस टाइम पे एक फ्रेंड कहता भी है कि तुमको डर नहीं लग रहा? अगर नांगतंग को सब कुछ पता चल गया तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी क्योंकि असली फियांसे तो वही है तुम्हारी। वो कहता है हम तो बस मजाक कर रहे, कल डिवोर्स भी ले लेंगे। पर दोस्तों उसको क्या पता कि इस रात पे तो उसका पूरा जिंदगी बदलने वाला है। अब वो कैसे? तो उसकी फियांसे को अंदर आने तो दीजिए एक बार। इधर ये लोग बातें किए जा रहे थे। वो लड़की सबसे कह रही थी कि तुम लोग को हमें गिफ्ट देना चाहिए, वेडिंग गिफ्ट। अब वेडिंग गिफ्ट तो मिलेगा ही, पर फिलहाल वो लोग एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, टाइस गेम। और इस टाइम तक तांग भी अंदर आ ही जाती है। वो भी ये गेम खेलना चाहती थी। उसको देख के उसका फियांसे झट से उसके पास आता है, कहता है कि तुम घर जाके आराम करो, हम लोग बस मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं चल रहा। पर वो कहती है कि मुझे टच मत करो, आज रात के लिए तो वो तुम्हारी वाइफ है ना। अभी सुन के वो गर्मा जाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बोल के गर्मा के जाके बैठ जाता है। तो उसकी मिस्ट्रेस उसको काम डाउन करती है और वो भी तांग से ये कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम तो बस ड्रिंक करके ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। और अगर तुमको सच में बुरा लग रहा है तो माफी मैं ही मांग लेती हूँ। अब माफी कैसे मांगेगी? तो ड्रिंक करके। और उसको ड्रिंक करते वो आदमी देख कैसे सकता है? वो झट से उसको रोकता है और इसके भी बदले तांग को ही सुनाता है। पर वो कहती है कि इतना ज्यादा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम लोग मजाक ही कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम ही हमेशा बोलते हो ना कि मैं लोगों से मिलती जुलती नहीं हूँ, तो चलो मैं भी आज तुम लोग के साथ गेम खेलूंगी। अब ये बात वो क्यों बोली और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो फिलहाल पता नहीं, पर कुछ बड़ा तो वो जरूर सोच ली थी। एक फ्रेंड तो युहांग को बोलता भी है कि तुम अपनी फियांसे को समझाओ ना, वो गेम नहीं खेल पाएगी। पर वो कहता है कि आज रात के लिए मेरी वाइफ ये है तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। वो भी कहती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम ही तो है, हारना जीतना तो लगा रहेगा। अब गेम क्या था? तो डाइस गेम था। जिसके डाई में सबसे कम नंबर आएगा उसको ड्रिंक करना पड़ेगा और जिसके डाई में सबसे ज्यादा नंबर आएगा उसको जो जिससे करवाने का मन वो करवा सकता है, जिससे जो लेने का मन वो ले सकता है एज अ गिफ्ट। आफ्टर ऑल उन दोनों का शादी हुआ था तो इतना तो वो लोग कर ही सकते थे। और वो दोनों इतने ज्यादा इसीलिए कॉन्फिडेंट थे क्योंकि सबको पता है कि वो दोनों इस गेम में मास्टर है। इतना ही नहीं, बाकी के फ्रेंड्स के पास भी जो भी महंगा सामान था सब निकाल के रख देते हैं बेट के तौर पे। अब सब रख रहे थे तो युहांग को भी तो कुछ रखना था। वो गिफ्ट रखता है जो तांग उसको दी थी उनके एनिवर्सरी पे। और ये देख के उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचती भी है वो टाइम जब वो उसको दी थी। अब उस टाइम तो उसको बहुत मजा आ रहा था, कह भी रहा था कि मैं इसको हमेशा पहनूंगा, पर ये पहनेगा वो। पर कोई बात नहीं, वो कुछ कहती नहीं है। वो भी अपना इयररिंग्स रखती है। पर इस इयररिंग को देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो गिफ्ट दिया था उसको। पर उसके मिस्ट्रेस थी ना उसको काम डाउन करने के लिए, तो वो वैसा ही करती है। अब इस पॉइंट पे एक फ्रेंड तांग को भी नियम समझाता है, कहता है कि डाइस रोल होगा, जिसका सबसे कम नंबर आएगा उसको ड्रिंक करना पड़ेगा और इन जितना भी गिफ्ट है इसमें से कुछ उठा के उसको देना पड़ेगा जिसका सबसे ज्यादा नंबर आया है। तो ठीक है, इतना नियम समझाने के बाद गेम स्टार्ट होता है। एज एक्सपेक्टेड सब लोग डाइस रोल करते हैं और वो तो रोल कर भी नहीं पा रही थी, उसका बार बार डाइस ही बाहर जा रहा था। और ये देख के सब लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। पर ठीक है, वो जैसे तैसे संभाल के कर रही थी। पर जब सब अपना नंबर देखते हैं तो किसी का 11, किसी का 7, किसी का 6, किसी का 9 ऐसे आया था। इन शॉर्ट वार्निंग ही जीती थी क्योंकि उसका 11 आया था सबसे ज्यादा। पर आपको क्या लग रहा है, इससे भी ज्यादा आया हो के तांग का? बिल्कुल भी नहीं, उसका तो 3 आया था। अब सब लोग उस पर हंसते भी है और साथ में उसको ड्रिंक भी करना पड़ता है क्योंकि वो हारी थी। युहांग उसको कहता है कि तुमको खेलने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को फोर्स मत करो। पर नहीं, वो ड्रिंक करती है। और अब तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा वार्निंग को, सबसे ज्यादा उसका आया था ना, तो उसको इयररिंग पसंद आता है जो वो पहनी हुई थी, तो वो अपना इयररिंग दे देती है उसको। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार सबसे ज्यादा युहांग का आया था, पूरा 12। अब इससे ज्यादा तो किसी के आने का उम्मीद था नहीं, तो जीता वो, ये तो तय था। हारा कौन, इस चीज के बारे में भी कोई दिमाग नहीं लगा था। वो जीता था तो सब लोग उसको कहते हैं कि उसको जो भी गिफ्ट चाहिए वो डिमांड कर सकता है। वो कहता है मैं क्यों करूँ, मेरी वाइफ डिमांड करेगी ना। यानी कि वार्निंग, उसको वहाँ पे जितना गिफ्ट रखा था उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। उसको पसंद आता है तांग जो हाथ में ब्रेसलेट पहनी हुई थी वो। तांग ये ब्रेसलेट नहीं देना चाहती थी क्योंकि ये उसकी ग्रैंडमा का आखिरी निशानी था। उसको लग रहा था कि उसका फियांसे तो इस बात को जानता है तो वो रोकेगा वार्निंग को। पर नहीं, वो बेशर्मों की तरह खड़ा होकर कहता है कि जो नियम है सो है, तुमको देना पड़ेगा। वो उसको रोकना चाहती थी, बताना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कहती। हाँ, इस पॉइंट पे एक फ्रेंड कहता भी है कि ब्रेसलेट का ही बात है ना, मैं एक तो क्या 5 खरीदूंगा। पर वार्निंग को खरीदवाना नहीं था, उसको बस वही ब्रेसलेट चाहिए था। उसका फियांसे भी कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था ना घर जाने के लिए, तुमको खुद ही ये गेम खेलना था, तो मैं नहीं जानता ये ब्रेसलेट मुझे चाहिए। अब चाहिए तो वो भी दे देती है। पर अब वार्निंग का अलग ही नाटक शुरू हो जाता है। वो कहती है कि ये ब्रेसलेट अच्छा नहीं लग रहा है पास से देख के, तो वो एक ग्लास में फेंक देती है। बेचारी तांग कुछ कर भी नहीं पाती। अब वो लोग फिर से खेलते
करते हैं। इस बार सबसे कम आता है युहांग का, तो नियम के हिसाब से ड्रिंक उसको करना चाहिए था, पर उसकी वाइफ उसको करने कहाँ देती है, वो खुद करती है और बाकी लोग को ये बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। आज रात के हस्बैंड वाइफ है भाई, रोमांटिक तो होंगे ही। तो अब क्या ये सिलसिला चलता रहता है, वो लोग गेम खेलते रहते हैं, वो हारती रहती है, ड्रिंक करती रहती है और एक एक करके अपना सारा सामान सबको देती रहती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो कपड़ा पहन के आई और हील्स बस ही उसके पास है, अदरवाइज जो भी सामान ऊपर से कैरी की थी हर एक चीज दे दी थी। पर इतना कुछ लेने के बाद भी बॉनी को मजा नहीं आ रहा था, वो गेम को थोड़ा चेंज करना चाह रही थी। अब वो क्या, तो वो छुटपुट सामान नहीं लगाएगी, अब वो कुछ बड़ा लगाना चाहती थी बेट के तौर पे, जैसे कि वो लगाती है अपना बुटीक बेट में जिसका वैल्यू ऑब्वियसली मिलियंस में था। अब वो इतना कर रहे थे तो युहांग कैसे पीछे रह सकता था, वो अपना वो याच बेट में लगाता है, उसका भी वैल्यू मिलियंस में था और वैसे ये याच युहांग और तांग के रिश्ते से भी रिलेटेड था, बट स्टिल उसको कोई मतलब नहीं था, वो बेट पे लगाता है। तो अब तांग से पूछा जाता है कि वो ज्वाइन करना चाहेगी या नहीं इस गेम को, वो कहती है हाँ ज्वाइन करना चाहेगी। वो अपना सबमराइन बे का अपार्टमेंट लगाती है। युहांग कहता भी है कि ये अपार्टमेंट तुम्हारे पेरेंट्स का कोर एसेट है जो वो तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं, तुम सच में ये लगाना चाहती हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम ही तो बोल रहे थे ना कि दिल से खेलना चाहिए, तो फिर ठीक है। तब गेम स्टार्ट होता है। नियम वैसा ही था, जिसका सबसे ज्यादा आएगा वही विनर होगा। अब एक बार फिर से वार्निंग जीतती है और तांग हार जाती है, पर नहीं गेम इतना ही पे नहीं रुकता। अब तांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, वो और खेलना चाहती थी। तो वो लोग ऐसे ही गेम खेलते रहते, अपना अपना प्रॉपर्टी वो लोग लगाते रहते हैं, हारते हैं जीतते हैं। ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ हार रही थी, कभी कभी जीत भी जाती थी, अब लक से या फिर गलती से ये तो भगवान ही जाने। पर लास्ट में एक दो बार वही जीतती है, तो उसको जो प्रॉपर्टी मिलता है वार्निंग का, ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वैसे इस चीज से उसको मीडिया कंपनी मिला था जो वार्निंग के नाम पे था, पर ये वार्निंग को पसंद नहीं आता और अब वो कुछ बड़ा खेलना चाह रही थी। इससे बड़ा क्या होता है अब, तो वो कहती है कि उसका जितना भी शेयर्स है और रियल स्टेट है सॉन्ग ग्रुप का, वो सब कुछ लगा देगी। तो ठीक है, वो भी तैयार थी, वो भी अपना सारा एसेट्स लगाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। हाँ, ये सुन के युहांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है उस पे, कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, पर वो कहती है कि बिल्कुल कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं मजाक तो नहीं कर रही हूँ डेफिनेटली। अब मजाक नहीं कर रही है तो हवा में बात करने से तो कुछ होगा नहीं ना। वार्निंग उसका फोन निकाल के उसको देती है और कहती है अपने लॉयर से बात करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उसको भी कोई डर था क्या किसी चीज का। वो अपने लॉयर को कॉल करती है और अपने सारे एसेट्स का सर्टिफिकेट लाने के लिए कहती है और प्रोविजनल बेटिंग एग्रीमेंट भी। और सिर्फ वही क्यों, ये दोनों भी अपने अपने लॉयर्स को बुलाते हैं और ये सेम चीज करवाते हैं। और ये सब देख के युहांग उसको कह दिया था कि तुम अपना सोच लो, क्योंकि मैं तो वार्निंग के ही साथ हूँ। अब ठीक है, थोड़ी देर में तीनों के लॉयर्स आते हैं, डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और तीनों उन पेपर्स पे साइन भी करते हैं। एंड अब स्टार्ट होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट गेम। वार्निंग का 11 आया था, तो अभी भी चांस था कि अगर किसी का 12 आएगा तो वो जीत जाएगा, पर तभी युहांग का 12 आ जाता है। अब ये देख के तो वो लोग सेलिब्रेट ही करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग तो सोच लिए थे कि इससे ज्यादा किसी का क्या ही आएगा। उसका नंबर बिना देखे ही उसको बोलने लगते हैं कि तुम अपना हार एक्सेप्ट करो, हमसे माफी मांग लो, तो कहीं हम तुम्हें माफ भी कर दे। पर एक मिनट भाई, अभी वो तो कर ले कुछ। वो अब अपने ट्रिक से गेम खेलती है जो इतना देर से नहीं खेल रही थी। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको ये ट्रिक कहाँ से पता है। अब पता तो कहीं से भी हो, पर जब वो अपना डाइस दिखाती है तो सबका आंख फटा का फटा रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या नंबर आ गया वहाँ पे, तो उसमें 13 आया था। वो कैसे, तो एक डाई टूट के 2 बन गया था और एक पे 6 आया था, दूसरा पे 1 आया था। वैसे ऐसा वो कैसे कर सकती है, इतना एबिलिटी उसमें कैसे आ गया, ऐसा ही सारा क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा था। पर तब वो अपने मन में सोचती है कि किसी एक टाइम पे वो इन सबकी चैंपियन हुआ करती थी और बहुत अच्छा खासा उसका गेम चल भी रहा था। पर अचानक से वो डिसाइड की कि वो अपने घर जाके इस आदमी से शादी करेगी। मतलब उसका भी सही है, वो क्या सुधरी, बाकी लोग को तो ऐसा लगने लगा कि वही लोग बिगड़े हुए हैं। वैसे वो भी नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ दिन आने वाला है, क्योंकि वो सोच ली थी कि वो अपना पूरा जिंदगी इस आदमी के साथ ही स्पेंड करेगी। पर अब शायद ऐसा नहीं होने वाला था। देखते हैं आगे। वो कहती भी है युहांग को कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर हर बार तुम मुझे छोड़ के किसी और को चूज किए, तो बस हो गया, अब और मौके मैं नहीं देने वाली। उस लड़की को भी समझ में आ रहा था कि ये सारा कुछ ट्रैप था उसका, तो वो चाहती है उस पर हाथ उठाने। इतना सस्ता था क्या उसको मारना, बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है कि थोड़ा तमीज से, हाँ गेम में तो हारना जीतना लगा ही रहता है, और इतना देर से जब मैं हार रही थी तो तुम्हारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब जो भी हो, वो अपने लॉयर को कहती है कि एग्रीमेंट के हिसाब से आउटकम डिसाइडेड है, तो ये एसेट हैंड ओवर प्रोसीजर जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। और छोटा मोटा चीज वो खोई भी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है उन सब चीज से, पर जितना एसेट्स इन दोनों का था उसको उम्मीद है कि कल सुबह तक उसके नाम पे हो जाएगा। अब ये बात करके वो वहाँ से जाने लगती है। तब उसका फियांसे कहता है कि बहुत दिन से तुम ये सब कुछ सोच के रखी हो ना, झूठ बोल रही थी तुम मुझसे। वो कहती है तुम मुझसे बोल भी कैसे सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे नाक के नीचे तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए, हर एक हरकत कर रहे हो मुझे प्रोवोक करने के लिए, मेरा इंसल्ट करने के लिए, और अगर मैं हार दी तो तुम लोग एक मौका नहीं छोड़ते मेरे रेपुटेशन का धजिया उड़ाने में और मुझसे सब कुछ लेने में। तो अगर मैं अपने लिए ये सब कुछ कर रही हूँ तो इसमें तुमको बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहती थी, तुम लोग खुद ही अलाउ किए मुझे गेम खेलने के लिए, तो अब नतीजा भुगतो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस मजाक कर रहे थे। पर वो कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अपना एंगेजमेंट तोड़ती हूँ और आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोल के वहाँ से चल देती है। पर वो इतना ही पे उन लोग को नहीं छोड़ने वाली थी, कुछ बड़ा करने वाली थी। वो क्या, वो आपको थोड़ी देर बाद
पता चलेगा। फिलहाल तो वो घर आती है, उसको याद आ रहा था जो मोमेंट्स वो युहान के साथ स्पेंड की थी, जैसे साथ में मिलके पेंटिंग लगाना और साथ में मिलके सोचना भी कि जब हम लोग फ्यूचर में साथ रहेंगे तो हम लोग इस घर को अपने मेमोरी से भर देंगे, पर शायद ऐसा होने वाला नहीं था। पर फिलहाल वो आराम से बैठती है, वो सोचती है कि इतना साल उसका वेस्ट ही गया। अब इस टाइम पे उसका लॉयर आता है, दिखाता है जो भी एसेट्स फू फैमिली और सॉन्ग फैमिली का था वो सब, और इन सब वजह से फू ग्रुप का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, स्टॉक प्राइस भी कम रहा है। वैसे इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था फिलहाल, पर उसका लॉयर कहता है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, उसके भी फोन पे कॉल आ रहा था पर वो अवॉइड कर रही थी, और वो स्टिल मैसेज भी कर रहा था यही कि कल रात जो भी चल रहा था मजाक था, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, सब कुछ इतना सीरियसली लेने का क्या जरूरत है। वो कहती है अगर मैं हारी होती ना तो ये लोग एक पल में मुझे बाहर निकाल देते, और अब मुझसे कह रहे कि सीरियसली क्यों ले रही हो। वैसे उसको कोई बात नहीं करना था उससे, वो ब्लॉक कर देती है उसको। इधर लॉयर एक और चीज कहता है उसको, वो कहता है कि आप अपना आइडेंटिटी इतना दिन से छुपा के रखी थी होली स्पिरिट कैपिटल के प्रेसिडेंट होने का, और आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट भी करती थी, रिसोर्स एलोकेट भी करती थी फूजी ग्रुप को, और इसी वजह से फूजी ग्रुप डेवलप भी हो पाया है इतने सालों में। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो क्या रिन्यू करना है। वो कहती है मैं होली स्पिरिट कैपिटल की प्रेसिडेंट थी, इससे उसको बुरा न लगे या फिर उसको अपने काबिलियत पे शक न हो, इसलिए मैं अपना आइडेंटिटी इतना दिन से छुपा के रखी थी, पर अब इन सब का कोई जरूरत नहीं है और उसका कोई शौक भी नहीं है उसका हेल्प करने का। वो कहती है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो क्योंकि मैं अब उन लोग को बैंकरप्ट करना चाहती हूँ। इधर नेक्स्ट डे वो उसको कॉल करते नहीं थक रहा था, बार बार कॉल कर रहा था पर ब्लॉक था, तो कॉल लगेगा कैसे। इस चीज की वजह से तांग पे खूब गुस्सा आता है, फोन भी फेंक देता है, और साथ में उसका आदमी उसके कंपनी का हालत भी उसको बताते हैं, और साथ में सजेशन भी देते हैं कि आपको मिशन को मनाना चाहिए। मतलब तांग का बात चल रहा था अभी, अगर वो मान जाती है और आप दोनों में सुलह हो जाता है तो आपका एसेट उनको नहीं देना पड़ेगा। और वो तो इसी बात पे नाराज थे ना कि आप में सॉन्ग से शादी कर लिए थे, तो अपना शादी खत्म कर दीजिए, हो सकता है कि इससे उनको ठीक लगे। अब इस पॉइंट तक मॉर्निंग आती है कहते हुए कि उसको ये शादी नहीं तोड़ना। वो सीधे आके कहती है कि उस दिन तांग अपना हार एक्सेप्ट नहीं की थी, इसीलिए ये सब कुछ ट्रैप बिछाई है, और तुम उससे पहले माफी मांगने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। पर कंपनी, वो कहता है। इस पे मॉर्निंग कहती है कि उस दिन सब कुछ हुआ वो जोक था, ये सब बात दिल पे लेने वाला बात नहीं होता। अगर तुम जाके उससे माफी मांगोगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे, तो उसके मन में तुम्हारे लिए डर और खत्म हो जाएगा और वो और भी बिगड़ जाएगी। हाँ, उसका आदमी समझाने की कोशिश करता है कि मिशन ऐसी लड़की नहीं है, पर वो कहाँ ही समझने वाला था। वो कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, अगर मैं उससे माफी मांगूंगा तो वो तो मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। और उसको लग रहा था कि अभी उसके कंपनी का अंत थोड़ी आ गया है, उसके पास तो होली स्पिरिट कैपिटल है ना उसको फंड देने के लिए, तो उसका कंपनी तो ठीक हो ही जाएगा। और इससे भी ज्यादा उसके लिए जरूरी था अपना शादी अनाउंस करना वार्निंग के साथ। तो वो कहता है कि वो वही वेडिंग वेन्यू बुक करना चाहता है जो वो तांग के साथ जब शादी करने वाला था तो बुक करना चाह रहा था। तो वहाँ पे तांग का नाम हटा के वार्निंग का नाम डाल दिया जाए हर एक जगह पे, और 1 महीना बाद शादी स्केड्यूल करने के लिए भी कहता है। अब जब इतना नाटक चल ही रहा है तो शादी क्यों ना अच्छे से कर ले, कहीं 1 महीना बाद जाके शादी के दिन वो तो आ ही जाएगी ना माफी मांगने के लिए इन लोगों से। अब इन लोग को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो आके इन लोग से माफी मांगेगी, ये तो वही लोग जाने। पर आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है क्या। वैसे अभी भी उसके लोग उसको समझाने का ट्राई करते हैं पर उसको कुछ भी नहीं समझना था, तो वो लोग भी चले जाते हैं वहाँ से। पर वार्निंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो चली जाती है अपने फ्रेंड को, मीडिया को, सबको ये न्यूज बताने के लिए। और इस पॉइंट पे जाके उसको बहुत अच्छा झटका लगता है। उसका आदमी आता है और वो बताता है कि होली स्पिरिट कैपिटल इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, अब ना आएगा उसको शादी करने का असली मजा। वो कहते हैं अपने आदमी से कि होली स्पिरिट कैपिटल तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने वाला था ना, टर्मिनेट क्यों कर दिया। अब इसका रीजन तो उसको भी नहीं पता था। वो कहता है कि बस अचानक से अनाउंस कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा और बस कुछ दिन का टाइम दिया है सारा इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न करने के लिए। अब उसको लगता है कि नहीं, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुआ होगा, क्योंकि इस कंपनी का प्रेसिडेंट तो उन लोग पे बहुत ही ज्यादा मेहरबान था, इतना अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा था इतना दिन से, फिर अचानक से क्या हो गया। तो बस अब उसको प्रेसिडेंट से मिलना पड़ेगा इस कंपनी के। अब थोड़ी देर में पहुंच भी जाता है वहाँ पे मिलने के लिए। 2 घंटा से वेट कर रहा था पर उस कंपनी की प्रेसिडेंट तो उससे मिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो वहाँ के एम्प्लॉय से ये बात कहता भी है, जिसपे वो कहती है कि प्रेसिडेंट सेन किसी से मिलती नहीं है, आपका मीटिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया गया पर उधर से कुछ भी जवाब नहीं आया। अब इस पॉइंट पे उसका भी आदमी कहता है कि प्रेसिडेंट सेन हमेशा से मिस्टीरियस है, आज तक कोई मीडिया उनको कवर नहीं किया है, कोई इंटरव्यू नहीं दिए है, वो पब्लिक में रेयरली ही आते हैं, किसी को नहीं पता है कि वो कौन है। अब ये बात तो ठीक था पर उनका कंपनी बैंकरप्ट होने वाला था, तो उसको प्रेसिडेंट सेन से बात तो करना ही था, चाहे उसके लिए उसको जो भी करना पड़े। तो एक बार फिर से कहता है कांटेक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो मिलना चाहता है उनसे। तो ठीक है, ये न्यूज चाहता है उनके पास, वो साफ साफ मना कर देती है मिलने से। अब ये बात जब उसको पता चलता है तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वैसे ऐसे नहीं पता चला था कि वो उससे मिलना नहीं चाहती है, बस ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट सेन का स्केड्यूल पूरा बुक्ड है तो वो फ्री नहीं है। पर वो गरमाते हुए कहता है कि 3 घंटों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है पर ऑब्वियसली उसको जाने नहीं दिया जाता। अब तो उसके गुस्सा का कोई जवाब ही नहीं था। वो कहने लगता है कि हम लोग का कंपनी इतना अच्छा से कोलैबोरेट करा था, अचानक से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया और कोई रीजन भी नहीं बताया गया और अब मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही बोल बोल के खूब भड़ास निकालता है। अब इस पॉइंट पे प्रेसिडेंट सेन वहाँ से क्रॉस भी करती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसको देख भी लिया।
पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको वहाँ से लौटना पड़ता है। फिलहाल इधर वो रिटर्न हो रही थी, तभी कार आता है। उसका पीछा क्या करता है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। नहीं, उस कार में कोई गुंडा बदमाश नहीं था, वो जो भी था पहचानती थी तांग उसको, और उसको देख के खुश भी हो जाती है। पर वो था कौन, तो पता चलता है कि वो उसका राइवल था। मतलब वो उसी के साथ तो गेम्स खेला करती थी। हाँ, जीतना हारना तो लगा ही रहता था, पर ऐसा भी नहीं था कि उन लोगों में नफरत का रिश्ता था। गेम में राइवल था, पर रियल लाइफ में काइंड ऑफ फ्रेंड ही था। और जिस दिन वो आखिरी बार ये गेम खेली थी ना, उस दिन वो उसी का इंतजार कर रही थी, पर उसको पता चला था कि वो अब्रॉड चला गया है। तो बस उस दिन अपना गेम कंप्लीट की, जीत भी गई, और उस दिन के बाद से वो कभी भी नहीं खेली। तो फिलहाल जाती है उससे मिलने के लिए। दोनों साथ में मिलते हैं, एक क्लब में भी जाते हैं। वैसे मुजिंग को अभी भी पता था तांग का पसंद नापसंद, और ये भी पता था कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब उसका फियांसे उसको चीट किया, ये सब। अब इस टाइम पे ये सब सुना उसको पसंद नहीं आता, तो वो कहती है कि कुछ और बात करो ना। अब ठीक है, अगर उसको कुछ नहीं सोच रहा तो तांग उससे खुद ही बात कर ले। वो पूछती है कि इतने सालों में तुम कहाँ गए थे, मतलब क्या कर रहे थे, और उस दिन कहाँ अचानक से गायब हो गए थे। इस पॉइंट पे हमें पास्ट दिखाया जाता है। जब वो ऐसे गेम खेल रही थी, तभी एक लड़का उससे पूछा था कि तुमको किस तरीके का लड़का पसंद है। वो कहती है अगर बहुत कम कहा जाए तो ऐसा लड़का जो मेरे लिए पोलर रोज ला सके त्यांगशन माउंटेन के टॉप पे से। क्या इतना तो होना ही चाहिए, इतना रोमांटिक तो मुझे चाहिए ही। अब ये सारी बातें मोशिंग भी सुनता है, और वो वहीं से लौट जाता है। अब कुछ दिन बाद वो रोज लेके आता भी है वहाँ पे, पर तब उसको पता चलता है कि मिशन तो कल ही गई है यहाँ से जीत के, और ये भी बोल रही थी कि अब वो गेम नहीं खेलेगी, और वो शादी करने वाली है अब तो। ये सुन के वो भी जा रहे थे उसके पास, पर जा नहीं पाते। उनको कॉल आता है और पता चलता है कि उनके पापा का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। प्राइवेट जेट रेडी कर दिए गए, उनको तुरंत यूरोप के लिए निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, प्रेजेंट में वो चले तो जाते हैं, पर सोच जरूर लिए थे कि वापस वो आएंगे। पर ये सारी बातें बताने वाला तो नहीं था, या फिर यूँ कहा जाए कि उनको बताना ठीक नहीं लगता है, वो नहीं बताते। और अब तो वापस आ गए हैं ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे। वो कहती है बहुत देर से बात करते करते बोर हो गए ना, थोड़ा सा मस्ती करने चला जाए। अब वहाँ जाती है तो एक लड़की को डांस करते देखती है। ये देख के उसको अपना पास्ट याद आता है। उसको भी ऐसा कपड़ा पहनना पसंद था, पर युहांग को ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी। उसको तो तांग सिंपल कपड़ों में ही अच्छी लगती थी, बहुत संस्कारी टाइप्स। तो उस दिन से वो वैसा कपड़ा पहनना ही छोड़ दी। युहांग के लिए वैसी ही लड़की बन गई जैसी उसको पसंद थी। पर अब नहीं, अब वो डांस करना चाहती थी, और उसको मोशिंग भी ज्वाइन करता है। दोनों साथ में डांस करते हैं, और सबको काफी पसंद भी आता है। इधर युहांग भी बस पिए ही जा रहा था, और वो भी इसी नाइट क्लब में था। अभी उसके फ्रेंड्स उसको समझा भी रहे थे कि होली स्पिरिट कैपिटल अगर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता तो तुम तांग से हेल्प ले सकते हो, उससे माफी मांग लो, वो तो सारा एसेट्स लौटा ही सकती है ना। पर नहीं, वो उससे माफी नहीं मांगेगा, बस पिए जा रहा था। तो फिलहाल तो उसको पीने से रोकती है वार्निंग, कहती है चलो डांस वांस करते हैं। अब इसी पॉइंट पे बहुत लोग का आवाज आने लगता है। वो लोग कुछ एंजॉय कर रहे थे क्या, ये देखने के लिए उन लोग को जाना तो पड़ेगा। अब जाके जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है युहांग का, क्योंकि वो वहाँ पे तांग को डांस करते देखता है किसी लड़का के साथ। वो झट से जाता है, उसका हाथ पकड़ के नीचे लेके आता है उसको। वो भी गर्मा जाती है कि अब मैं जो भी कर रही हूँ इससे तुमको क्या मतलब है, और तुम तो अपना शादी अनाउंस भी कर चुके हो, पार्टी भी होने वाला है, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अब इस टाइम पे फिर से एक ही रहा कि उस दिन जो भी किया गया था वो मजाक था। लाइक सीरियसली आपको ऐसा लगता है क्या कि कुछ मजाक चल रहा है यहाँ पे। और वो भी कहती है कि मजाक है क्या। वो एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वार्निंग तांग को कह रही थी कि देखो युहांग मेरे बेड पे है, तुम कभी इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हुई ही नहीं जितना मैं हूँ। अब ये सुन के वो वार्निंग से एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है, कहता है कि ये सब क्या है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस दिन जिस दिन तुम मेरे घर पे थे, ड्रिंक कर लिए थे और मेरे ही बेड पे सो गए थे, पर हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रही थी इसके साथ। अब ये सुन के वो भी कहता है कि देखिए कुछ भी नहीं था ऐसा वैसा, हाँ ये चीज गलत था, तो मैं इसके बिहाफ पे माफी मांग रहा हूँ तुमसे, प्लीज इस बात को दिल से मत लो। अब ये सुन के वो मोशिंग को किस कर लेती है, और ये देख के उसका पारा गर्म हो जाता है। पर वो कहती है कि इतना क्या रिएक्ट करना है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और तुम भी तो हमेशा अपने आसपास के लोगों से मजाक ही किया करते हो ना, तो बुरा मानने वाली तो कोई बात है नहीं। और अब हम दोनों स्ट्रेंजर्स है, तुम एक मैरिड आदमी हो तो अपने लिमिट में रहो। इतना बोल के लेके चली जाती है मोशिंग को वहाँ से, और अलग जाके कहती है उसको कि मैं तुम्हें शील्ड की तरह यूज की तो थैंक यू। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, पर अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो कल एक डिनर पार्टी है, मेरे पास कोई फीमेल कंपेनियन नहीं है, तो वहाँ अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो अच्छा रहेगा। वो भी कहती है कि हाँ वो जगह सही है, और वो सही मौका रहेगा मेरे अनाउंसमेंट करने का कि होली कैपिटल स्पिरिट की प्रेसिडेंट मैं हूँ। इधर युहांग का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि एक वीक हो चुका था, पर होली स्पिरिट कैपिटल की प्रेसिडेंट उससे मिलना ही नहीं चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी, तो अब उनका कंपनी सच में बैंकरप्ट होने वाला है। इसी पॉइंट पे एक और आदमी आता है उसका, और वो बताता है कि इस कंपनी की प्रेसिडेंट खुद का आइडेंटिटी रिवील करने वाली है आज के बिजनेस डिनर में, तब तो ये अच्छा मौका है उससे मिलने का। वो सोच लेता है कि वो तो जाएगा ही, साथ में वो अपने आदमी को ये भी कहता है कि तांग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए। तो ठीक है, उसका आदमी चला जाता है, पर इस पॉइंट पे उसकी माँ आती है वहाँ पे वार्निंग के साथ। माँ को पता था कि कंपनी में अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ, ऑब्वियसली वार्निंग बताई थी, और ये भी कहती है कि तुमको आइडिया भी नहीं है वार्निंग तुम्हारे बारे में कितना सोच रही है, तुम कांटेक्ट करना चाह रहे हो ना होली स्पिरिट कैपिटल की प्रेसिडेंट से। वो कहता है हाँ, जिस बात पे वो कहती है कि मैं हेल्प कर सकती हूँ, मेरे एक सीनियर है जो उस कंपनी के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी है, तो मैं
उनसे बात करके प्रेसिडेंट शेन से जान पहचान जरूर कर लूंगी। अब ये आइडिया भी बुरा नहीं था, माँ को तो बहुत अच्छा लगता है और खास करके वार्निंग की आइडिया दी है तो और अच्छा लगता है। तो इसीलिए उसका तो भर भर के बुराई करती है, साथ में तांग का भर भर के बुराई भी करती है और अपने बेटे को ये भी कहती है कि तुम्हारा वार्निंग के साथ फेक मैरिज चल रहा है ना, तो इसको रियल बना दो। वो कहता है क्या बोल रही है माँ, आप जानती है ना कि ये सब कुछ फेक है और आप ये भी जानती है कि ये शादी क्यों मैंने कहा है करने के लिए, और आप ये भी जानती है कि मैं ये वेडिंग पार्टी क्यों अरेंज कर रहा हूँ ताकि तांग को अपनी गलती का एहसास हो और वो आके मुझसे माफी मांगे। मैं किसी और से शादी करने वाला नहीं हूँ। अब ये सुन के उसकी माँ भी गर्मा जाती है कि वो तुम्हारे साथ इतना कुछ कर रही है, फिर भी तुमको अपने लाइफ में उसी को लाना है। अब ठीक है, इस पॉइंट पे वार्निंग उनको शांत करती है क्योंकि फिलहाल ये सब बकवास करने का टाइम नहीं था, कंपनी को स्टेबल करने का टाइम था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी डिनर पार्टी पे सारे लोग पहुंच जाते हैं और सबको पता भी था कि आज उन लोग को पता चलने वाला है कि प्रेसिडेंट सेन आखिर में है कौन। तो सब लोग बेसब्री से उसका इंतजार भी करने लगते हैं और ये लोग तो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इन लोग का काम हो ही जाएगा क्योंकि वार्निंग जो इन लोग के साथ थी। अब इस पॉइंट पे वहाँ पे तांग आती है जिसको देख के ऑब्वियसली वार्निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर युहांग उसको समझाता है कि अभी कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है, अभी कंपनी के बारे में ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल तो वो चला जाता है और लोगों से बात करने के लिए, पर इन दोनों को चैन कहाँ था। इधर तांग को मैसेज आता है मोसिंग का, वो कहता है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, कुछ स्पेशल लाने में। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल ही आता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इधर हमें पता चलता है कि वो वही पोलर रोज लेके जा रहा है उससे मिलने के लिए जो कुछ साल पहले लेके आया था पर मिस कर दिया था। इधर वो दोनों जाती है तांग से बात करने के लिए। युहांग की माँ उसको कहती है कि क्या हो गया, मेरे बेटे से रिश्ता खत्म करके यहाँ पे कोई और लड़का को ढूंढने के लिए आई हो क्या तुम। हाँ, तांग बहुत अच्छे से कहती है कि ढंग से बात कीजिए, ये कोई सब्जी बाजार नहीं है आपका। पर ये बात वार्निंग को थोड़ी ना समझ में आता है। वो कहती है उनको कि इसके पास कोई और प्लान नहीं है, तो यहाँ पे युहांग का अटेंशन पाने आई होगी और किस लिए आएगी। पर उसकी माँ भी कह देती है कि मेरा बेटा इससे शादी कर चुका है और कुछ दिन में शादी का पार्टी भी होने वाला है, और इससे भी ज्यादा होली स्पिरिट कैपिटल मेरे बेटे की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, तो उसके बाद तुम्हारा तो कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है ऐसा है क्या, प्रेसिडेंट सेन तुम लोग के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। वो कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे सीनियर प्रेसिडेंट सेन के राइट हैंड है, तो ये कोऑपरेशन जरूर होगा। वो भी कहती है कांग्रेचुलेशंस कोऑपरेशन के लिए, और वहाँ से जाने लगती है। पर अब युहांग की माँ बदतमीजी पे उतर आती है, उसको पकड़ के कहती है तुमको जाने के लिए कौन कहा, तुमको डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। अब ये बहुत हो रहा था। तांग भी अब और बकवास नहीं सुनती उनका, इस बार मुंह तोड़ जवाब देती है। पहले तो बड़ी है ये समझ के चुप थी और ऊपर से युहांग की माँ है तो कुछ बोलना उसको ठीक नहीं लग रहा था, पर अब उनके बेटे से कोई रिश्ता नहीं है उसका, तो अगर वो बदतमीजी कर सकती है तो तांग भी कर सकती है। अब इतना तांग सुनाई थी तो वार्निंग चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, पर ये तो काफी छोटा चीज है ना। वार्निंग तो इससे भी बहुत बड़ा कांड करके बैठी है। तांग कहती है कि किसी और के फियांसे से शादी कर लेना ये तो बहुत महान वाला काम है नहीं, और इतना करने के बाद तुम मैनर्स की बात कर रही हो, लाइक सच में। अब ये सब बात चल रहा था तो वहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा हो जाता है। उसकी माँ कहती भी है कि ये लोग मजाक कर रहे थे, इसमें इतना जलने वाला कोई बात नहीं है। पर इस टाइम पे उनका बेटा आ जाता है वहाँ पे। माँ अपना बेटा को सब कुछ बताती है कि तांग कैसे पब्लिकली उनका मजाक उड़ा रही है, और वो लोग वहाँ पे प्रेसिडेंट सेन से मिलने आए हैं, तो अगर ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलिएशन होगा उन लोग का तो प्रेसिडेंट सेन उन लोग का बात थोड़ी मानेगी। अब बात भी सही था। वो कहता है तांग को कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ गलत की है, पर इस बार सच में मुझे वार्निंग की हेल्प की जरूरत है, तो तुम प्लीज इन लोग से माफी मांग लो, फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कुछ आगे से नहीं होगा। वो कहती है अगर न मांगो तो। अब इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, उसको ढेर सारा सुनाता भी है और अगेन कहता है कि एक ही बात को पकड़ के क्यों बैठी हुई हो, मैंने तो कितनी बार कह दिया कि वो बस मजाक था, पर नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। वो कह देती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, ऐसे ही बोल के गलिया भी देती है। अब ये सुन के उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता, वो हाथ उठाने चल देती है, पर मोसिंग आ जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। अब इस बात पे एक बार फिर से बहस सब लोग में। तभी वार्निंग को वही सीनियर दिखाई देता है, वो झट से जाती है उनके पास, कहती है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसको प्रेसिडेंट सेन से। अब उसका हाथ वो झट से हटा के प्रेसिडेंट सेन से माफी मांगते हैं, जो कोई और नहीं तांगी थी। अब ये देख के उस लड़की का दिमाग खराब, वो कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम, ये कहाँ से प्रेसिडेंट सेन हो सकती है, वो तो बेचारा से पीछे छुड़ाया जा रहा था और तांग को एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, बेचारा का नौकरी बचना चाहिए भाई। अब नौकरी तो उसका बच ही जाएगा, पर इस टाइम पे वार्निंग दिमाग खाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे याद है तुम्हारे ऊपर तो कर्ज था ना, मतलब ये लड़की तुमको पैसा दिए ये बोलवाने के लिए कि ये प्रेसिडेंट सेन है। वो तो जल्दी से उसको चुप करवाता है और अपना पलड़ा साफ करने लगता है। वैसे तांग को भी अच्छे से पता था कि वार्निंग किस तरीके की लड़की है, तो वो उसका जॉब नहीं खाती, पर अब वो लड़की तो सच में तमाशा करना शुरू कर देती है और युहांग को भी भरोसा दिला ही देती है कि वो प्रेसिडेंट सेन बनने का नाटक कर रही है, वो कोई होली स्पिरिट कैपिटल की प्रेसिडेंट है नहीं सच में। अब वो तीनों मिलकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं उस पे, पर वो कहती है कि तुम लोग मानो या ना मानो मैं जो हूँ सो हूँ, इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। पर वो लड़की उसको रोकती है, क्यों? क्योंकि वार्निंग को एक्सपोज करना था तांग को। अब एक्सपोज करने के लिए तो उन लोग को वेट करना पड़ेगा ना रियल वाली प्रेसिडेंट सेन का, ताकि वो आए बताए कि हाँ वो सही है, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तांग गलत है। पर ऐसा कुछ होगा कैसे? तो फिलहाल तो वो लोग पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस ही उगल पाएगी, पर इस बात के लिए मना करता है युहांग उसको, मतलब कहता है कि ऐसा कुछ नहीं करने के लिए। इस बात पे वार्निंग को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी इसका सपोर्ट कर रहे हो। अब हाँ ये सब तमाशा तो होते रहेगा, पर वो वहाँ से चली जाती है फिलहाल। पर वार्निंग इतना पे शांत होने वाली
वाले लड़के नहीं थी, वो सोच लेती है कि वो कुछ न कुछ तो इसके अगेंस्ट जरूर करेगी। वैसे इन दोनों को साथ में खड़ा वो तीनों भी देख रहे थे और युहांग तो बहुत अच्छे से देख रहा था। ये देख के मोशिंग उसको अच्छे से पकड़ लेता है और जानबूझ के उसके क्लोज भी आने लगता है। ये देख के तमतमाता वो जाके उन दोनों का रिश्ता पूछता है। वो कहती है इससे तुमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर अब उसके गुस्सा का कोई और अंत नहीं था। उसको लग रहा था कि वो जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, पर तांग तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। पर इस टाइम पे पॉनिंग का एक अलग ही नाटक शुरू हो जाता है। वो सभी के सामने कुछ अनाउंस करने वाली थी और वो क्या, तो वो सभी को चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आज पार्टी में कोई खुद को प्रेसिडेंट शेन कह रही है। और वो कौन, तो ऑब्वियसली तांग। अब ये सब तमाशा करने से उसको युहांग रोकता है, तो वो कहती है कि तुम चुप करो। और इसके बगल में जो लड़का है ना, ये भी मोशिंग नहीं है, ये इसका एक्स लवर है। यहाँ पे सब कुछ नकली है और सब कुछ तुमको जलाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही कर करके उन दोनों का नाम जोड़ रही थी, उसकी इज्जत का भाजी पाला कर रही थी। और ये सुन के युहांग भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उससे। कहता है कि जब तुम्हारा एक्स लवर था ही तो मेरे लाइफ में आने का क्या जरूरत था, मेरे सामने इतना भोली बेचारी बन के रहने का क्या जरूरत था तुमको। अब ये सब बात तो हवा में कर रहा था ना, पर अभी की अभी उसको एविडेंस मिल भी जाता है। वो अपने आदमी को कहा था ना पता लगाने के लिए तांग के बारे में, तो वो इसी टाइम पे कॉल करके एक फोटो भेजता है जिसमें ये दोनों साथ थे। और उस फोटो से वो खुद ही समझ जाता है कि ये दोनों लवर भी थे। तो वो तांग से ही पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। वो तो कुछ नहीं बताती, पर पॉनिंग बकवास करते रहती है। वो कहती है कि इन लोग के बात पे भरोसा भी मत करो, अगर कुछ बोल भी रहे तो। वैसे ही कोई कुछ बोल नहीं रहा था, ये अलग बात है। पर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताती है कि होली स्पिरिट कैपिटल के लीगल टीम को वो वहाँ पे बुला ली है और वो लोग थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने भी वाले हैं। तो उस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने का कोई नाटक कर रही है, तो वो लीगल टीम तो इसको अच्छा खासा पनिश करेगा। अब इस पॉइंट पे जाके तांग उससे कहती है कि तुम सच में उस कंपनी के लीगल टीम को बुलाई हो ना, तो तुमको ये भी पता हुआ कि वो लीगल टीम सबसे ज्यादा इलाइट है। तो उस कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए तुम पे तब तक मुकदमा चल सकता है जब तक तुम बैंकरप्ट नहीं हो जाती। अब ये सुन के तो उसको हंसी आएगा ना, क्योंकि दिमाग तो था नहीं, बस मुंह था जो हर जगह चल जाता था। वैसे तुरंत वो भी अपने कंपनी में कॉल करती है और अपने कंपनी की लीगल टीम को वहाँ पे भेजने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जो उसका नाम बदनाम कर रहा है उसको इसका कीमत चुकाना पड़े। तो ठीक है, ये सुन के पॉनिंग तो कॉमेडी करती रहेगी, पर इस टाइम पे लीगल टीम आ जाता है उस कंपनी का वहाँ पे। और वो आते ही पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड देन कहते हैं कि वो सुना है यहाँ पे प्रेसिडेंट सेन का कोई नाम बदनाम कर रहा है, कोई इनको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। वो तो झट से आके बताती है कि ये सब कुछ तांग कर रही है और उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये चीज सब लोग सुने कि वो क्या क्या बोली है, पर तब उसको बताया जाता है कि है ना एविडेंस तांग के खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ, क्योंकि वो बदनाम की है प्रेसिडेंट शेन को। अब वो कैसे, तो इतना देर से वो प्रेसिडेंट शेन के साथ ही तो बदतमीजी कर रही थी, तो इसका सजा तो उसको मिलना ही है। फाइनली उसको यकीन करना ही पड़ता है, पर फिलहाल उसको लॉयर्स लेटर दिया जाता है जो होली स्पिरिट कैपिटल इशू किया था और उस पर सच में मुकदमा चलने वाला था। वो इतना देर से प्रेसिडेंट शेन को डिफेम करने की कोशिश कर रही थी इस अपराध में। उस डॉक्यूमेंट में उसको ऑफिशियल सील दिखता है होली स्पिरिट कैपिटल का। और अब वो लोग प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं, पर उसका तो अभी तक दिमाग स्टेबल नहीं था। वो पूरा डॉक्यूमेंट फाड़ देती है एंड अगेन उस पे चिल्लाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग को भी वो पैसा देके खरीदी है। मतलब किसी के पास कितना ही कम दिमाग हो सकता है। अब इस टाइम पे उसके पापा का कॉल आता है उसको और वो बहुत सुना देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे नाम पे जितना एसेट्स था वो तो सारा तुम खो ही चुकी हो, पर तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया प्रेसिडेंट सेन को पब्लिकली नीचा दिखाने का। अब पूरा फैमिली मुसीबत में पड़ गया है। ऐसे ऐसे करके खूब डांटते और उससे सारा रिश्ता खत्म भी कर देते हैं। इतना कुछ जानने के बावजूद वो उस पे हाथ उठाने जाती है। बस अब बहुत हो गया भाई, कोई इसको लेके जाए। उसका लीगल टीम लेके जाता है उसको, थैंक गॉड। और उस टाइम पे युहांग को कहती है उसका हेल्प करने के लिए, पर फिलहाल वो उसका हेल्प नहीं करता। और उसके जाने के बाद तांग से कहता है कि तुम इस कंपनी की प्रेसिडेंट हो, मुझे कभी कुछ बताई क्यों नहीं? मजाक चल रहा था क्या? इतना दिन से मुझे बुद्धू बना रही थी। मोशिंग कहते हैं दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पूछ भी कैसे सकते हो तुम? तुम्हारा सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो जाए इसीलिए ये अपना आइडेंटिटी छुपाई, और बदले में तुम क्या दिए? आई थिंक उसको अच्छे से पता है कि वो क्या दिया। वैसे मोशिंग उसको याद दिला देते हैं, पर आई थिंक आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब जान के उसको तो बुरा लग रहा था, पर फिलहाल बहुत हो चुका था। वो जाती है वहाँ से। कार में मोशिंग उसको वही फ्लावर देने वाला था, पर वो सो जाती है तब तक। अब थोड़ी देर में ड्राइवर ब्रेक मारता है, तब जाके उसका नींद खुल जाता है। और ये पल दोनों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड भी था। तो टॉपिक चेंज करने के लिए अचानक से उसका नजर जाता है वही फ्लावर पे। वो झट से उठा लेती है और ये रोज देख के काफी खुश होती है, क्योंकि उसको पता था कि उसी माउंटेन का पोलर रोज है। तो उनके पास कहाँ से आया वो पूछती है। इस टाइम पे वो उसको कहते हैं कि वो उसको पसंद करते हैं और ये रोज वो उसको बहुत साल पहले देने वाले थे। पर हाँ ठीक है, उसको तुरंत ही आंसर देने का कोई जरूरत नहीं है, वो उसका वेट कर सकते हैं। बस इस बार वो मिस नहीं करना चाहते थे। अब ऐसा नहीं था कि तांग को वो पसंद नहीं थे। अब इसका क्या मतलब है? तो वो कहती है कि तुम 3 साल वेट किए ये रोज देने के लिए मुझे, तो मैं तुम्हें खुद को परसू करने का चांस तो दे ही सकती हूँ, पर ऐसा मत समझना कि मैं हाँ बोल रही हूँ। खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि मैं मानूंगी या नहीं। इतना बोल के वहाँ से चल देती है। पर वो तो इतना ही पे खुश थे। इधर बेल पे फाइनली उसको जेल से छुड़वा दिया गया था, मतलब युहांग ही छुड़वाया था। इस बात से पॉनिंग बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि युहांग उसके प्यार में बावला हुआ जा रहा है, उसे दूर नहीं रह सकता है, इसीलिए तो उसको जेल से छुड़वाया है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसको एक डॉक्यूमेंट देता
देता है साइन करने के लिए। अब ये था क्या, तो डिवोर्स पेपर्स था। वो इतना सपना सजाई हुई थी शादी को लेके, तो ऑब्वियसली वो डिवोर्स देना नहीं चाहेगी। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम्हारे मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, पर वो कहता है कि हम दोनों बस दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और मैं शुरुआत से ही सिर्फ तांग को प्यार करता हूँ, तुमको नहीं। पता होना चाहिए तुमको ये बात। आपको पता था क्या इसका हरकत देख के? अब रोना धोना उसको जितना करना है वो करते रहे, पर फिलहाल साइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो साइन तो वो करती ही है। और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका अब डिवोर्स हो चुका था, तो अब तो माफी मांगेगा तो वो मान ही जाएगी, ऐसा उसको लग रहा था। तो फटाफट से भागता है वहाँ से तांग से मिलने के लिए, पर अब वार्निंग सोच लेती है कि वो कुछ बड़ा करेगी। बेचारे का सब कुछ हिन गया भाई, कुछ ना कुछ तो करेगी ना, ऐसे कैसे छोड़ देगी तांग को। इधर इन लोग के रिश्ते का प्रॉपर स्टार्ट होने के लिए वो उसको मैसेज करते हैं कि काम के बाद मैं तुमको पिकअप करने के लिए आऊंगा। इस मैसेज से वो खुश हुई नहीं थी कि दिमाग छाटने के लिए आ जाता है वो वहाँ पे। बहुत खुश होकर दिखाता है कि देखो मैं उससे डिवोर्स ले लिया हूँ, मैं गलत था, मैं सच में गलत था, और उस दिन जो भी हुआ था वो मजाक था, बस ड्रिंक करने की वजह से ये सब कुछ हो गया था, पर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। इस बात पे वो कहती है कि ये सब कुछ रहने दो, तुमको क्या लग रहा है ये मैरिज सर्टिफिकेट का इशू रिजॉल्व होने से सब कुछ हो जाता है क्या? ये बस एक कागज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब वो ऐसा क्यों बोल रही थी, तो वो कहती है कि तुमको याद है हमारी 3री एनिवर्सरी में मैं रेस्टोरेंट में एक रिजर्वेशन बुक की थी और तुम्हारा वेट कर रही थी, दोपहर से शाम हो गया पर तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें कॉल भी किया कितना बार, पर तुम फोन ही नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि तुम वार्निंग के साथ गेम खेल रहे थे। ऐसे एक बार मेरा तबीयत खराब था, मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम बोले कि वार्निंग को पूरा सपना आया है तो तुम उसी के साथ रुकोगे, और मेरे 25th बर्थडे पे तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे आर्ट एग्जीबिशन में लेके जाओगे जहाँ मैं कब से जाना चाहती थी, पर एक बार वार्निंग का तुमको कॉल क्या आ गया, तुम मुझे वैसे ही वहाँ पे छोड़ के चले गए। मैं वहाँ खड़ी रही, तुम्हारा इंतजार करते रही 3 घंटों तक, पर नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या ये सब करते टाइम पे तुम ड्रंक ही थे क्या? अब ठीक है, ये सब सुन के उसको भी काफी बुरा लगता है, वो माफी मांगता है, पर वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो इस टाइम पे बार बार उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या ऐसे प्यार किया जाता है? अगर इसको प्यार कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई प्यार करना चाहेगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से प्यार किसको कहते हैं? जब प्यार होता है तो क्या होता है, और आपने कभी ये फील किया भी है या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इन दोनों का बात करते हैं। वो बार बार उससे माफी मांग रहा था, पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा माफी सुन ली, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। कुछ घाव सिर्फ माफी से तो नहीं भरते हैं, और हमारा रिश्ता आज नहीं टूटा है, हमारा रिश्ता उसी रात को टूट गया था जब तुम वार्निंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे। अब इतना सुन के वो उससे माफी मांग ही रहा था, तभी वहाँ पे मूसिंग आते हैं और वो भी कहते हैं कि तांग अपने एंड से सब कुछ क्लियर कर दी है तो तुम जा सकते हो, और साथ में ये भी बताते हैं कि अब मैं इसको परसू कर रहा हूँ, तो तुम बीच में बाधा मत बनो। तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम किसको खोए हो, पर अब जब खो दिए हो तो छोड़ दो। इतना बात होने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो भी आ जाता है अपने कंपनी, ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसका आदमी आता है और वो बताता है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तांग के बारे में। वो क्या, तो पहले तांग कम्प्लीटली अलग लड़की थी जैसे कि अभी है। इस बारे में उसका ढेर सारा फोटो भी दिखाता है वो उसको, और उसको ये भी समझ में आता है कि तांग बदल क्यों गई, उसके लिए बदली थी। और ये सब देख के उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि पहले वो उसके साथ रहना चाहती थी, ये सारी बातें किया करते थे वो लोग, पर उसके एक गलती के कारण वो तांग को कम्प्लीटली खो दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वार्निंग के बिहेवियर के बारे में भी पता चला था उसके असिस्टेंट को। अब इसका क्या मतलब, तो वार्निंग एक बार कही थी ना कि उसका तबीयत खराब है जिसकी वजह से यूहांग को उसके पास जाना पड़ा था, तो अब उसको पता चलता है कि वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड फेक था। और उस दिन तांग के बर्थडे वाले दिन वार्निंग का कार से एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बुलाई थी यूहांग को, और जिसकी वजह से यूहांग छोड़ के चला आया था तांग को अकेले, वो सब कुछ वार्निंग खुद से प्लान की थी। ऐसा ही बहुत सारा केस है, और वो जानबूझ के अपना और यूहांग का एकदम क्लोज फोटो भेजती थी तांग को। और इतना ही नहीं, वो भी तो ऐसी ही हरकतें करता था ना जिससे तांग को अकेलापन फील हो। उसका हरकत भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं था वैसे। अब ये सब पता चलने के बाद वो कहता है कि वार्निंग के खिलाफ जितना भी एविडेंस है, मतलब वो जितना भी कांड किए, ये सब सॉन्ग फैमिली में भिजवा दो, बदला तो वो उससे लेगा। तो असिस्टेंट तो चला जाता है, पर उसको बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे जिससे तांग उसके लाइफ में वापस आ जाए। अब एक दिन ऐसे ही वो अपना काम खत्म करके बाहर आती है तो 2 कार उसका इंतजार कर रहा था, एक मूशिंग का और दूसरा यूहांग का। दोनों ही उसके लिए बुके लेके आए थे। इस पॉइंट पे यूहांग उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वार्निंग के बारे में उसको सब कुछ पता चल गया कि कैसे वो उन दोनों का रिश्ता खराब करी है, और अब वो दिल से तांग के साथ रहना चाहता है, उसको सपोर्ट करना चाहता है, उसको जैसे मर्जी वो वैसे रहे, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, ये अलग बात था कि वो रोक टोक करने के हालत में था नहीं फिलहाल, और एक पल के लिए तो ऐसा लग भी रहा था कि वो मान जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसको इग्नोर करती है और मूसिंग का फ्लावर एक्सेप्ट करती है। वहाँ से जाना भी चाह रही थी पर वो जाने नहीं देता। वो एक चांस मांगता है। इस टाइम पे तांग उसको एक बार फिर से क्लियर कर देती है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और तुम बार बार यहाँ पे आया मत करो। किसी को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो अभी किसी कौन थे, उस किसी को पता था। इसी पॉइंट पे सामने से एक कार आता है। ठोकने वाली तो तांग थी, पर बीच में यूहांग आ जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर फिर भी जो एक्सीडेंट किया उसको चैन नहीं था। वार्निंग निकल के आती है और हमला करती है तांग पे, पर इस टाइम पे उसको मूशिंग प्रोटेक्ट करते हैं जिससे उनका हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो तांग को तो कुछ नहीं हो पाता क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आके उसको पकड़ लेते हैं। तो मूशिंग ही
कहते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए और पुलिस को। ऑब्वियसली ये दोनों हॉस्पिटल जाएंगे और वो जाएगी पुलिस स्टेशन। तब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे। ट्रीटमेंट हो चुका था दोनों का ही और युहांग को अब होश भी आने लगा था। तभी उसको दो नर्स का आवाज सुनाई देता है। वो दोनों बात कर रही थी कि एक लड़की के पीछे दो लड़के पड़े हुए थे, पर ये जो अंदर पड़ा है ये बिल्कुल भी केयर नहीं करता था अपनी गर्लफ्रेंड का। मतलब जितना भी पास्ट था उन लोगों का सब कुछ पता चल चुका था इन दोनों नर्स को। और वो लोग इतना भी बात करती है कि दूसरे वार्ड में जो लड़का है उसी के साथ वो लड़की है और कितना ध्यान रख रही है उसका। अब ये सब सुन के वो भी उसी हालत में उठ के जाता है उस वार्ड में। वहाँ वो उसका सच में बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, पर युहांग को देख के पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको तो रेस्ट करना चाहिए। अब इस टाइम पे एक बार फिर से वो जाके उसको कहता है कि तुम मेरी चिंता कर रही हो ना, तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है ना। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, गलत मत समझो, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोची हूँ। उस टाइम पे उस गेम में जो भी तुम हारे हो वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, पर मैं अपने कंपनी को तुम्हारे कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए कह सकती हूँ। तुम्हारे काइंडनेस को इस तरीके से मैं रीपे कर सकती हूँ और बस हो गया, हम लोग का रिश्ता खत्म है, अब आगे से मेरे पास मत आना। इतना बोल के जाते रहती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के मोहसिन को अच्छा नहीं लगता तो वो थोड़ा सा बढ़ना चाह रहे थे जिससे उनका चोट फिर से हरा हो जाता है। तो वो जल्दी से जाती है वहाँ पे एंड अगेन वो दोनों बातें करने लगते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा वरिड थी उनके लिए, उसके बातों से झलक रहा था और ये देख के वो चला जाता है वहाँ से। अब कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं। वो उसको एक जगह पे बुलाते हैं, वहाँ पे वो जाती है। अब मोहसिन तो नहीं दिखते, पर पहले दो बच्चे, फिर दो लड़कियां, फिर एक लड़का, ऐसे ही करके ढेर सारे आदमी आते हैं और सब एक एक फ्लावर उसको पकड़ाता है और सब कहते हैं कि उनके दिल में बस आप ही हो। ये सब देख के तो उसको अच्छा लग ही रहा था। ऑब्वियसली वो जान रही थी कि किसका प्लान है, पर उस टाइम पे मोहसिन उसके पास आते हैं और वो अपना प्यार अपने मुंह से कन्फेस करते हैं उसको बूके देके। वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद। वो अपने ऑफिस से जा रही थी, तभी उसको उसके हस्बैंड का कॉल आता है। ऑब्वियसली मोहसिन का कॉल आता है। आज उसका बर्थडे भी था, तो उसके हस्बैंड उसके बर्थडे के लिए ढेर सारा प्रिपरेशंस कर रहे थे अपनी बेटी के साथ मिलके। जी हाँ, उनका बच्चा भी हो चुका था और वो लोग काफी खुश भी थे। आधा घंटा में अपनी बेटी को बोल भी दी थी कि वो घर पहुंचेगी, तो फटाफट से कार में बैठती है। तभी एक गिफ्ट दिखता है उसको वहाँ पे। अब सबसे पूछती है तो किसी को इस गिफ्ट के बारे में नहीं पता था। जब खोल के देखती है तो वही इयररिंग था जो उसका एक्स उसको दिया था एक टाइम पे और वार्निंग उससे ले ली थी। इस इयररिंग के साथ एक नोट भी था और वो अपने एक्स को वहाँ पे देख भी लेती है, पर वो कुछ कहता नहीं, बस रोते रोते वहाँ से चला जाता है। पर वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। पास्ट का झलकता पास्ट में ही रहे तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल तो उसका पति और उसकी बच्ची वेट कर रही है घर पे, तो वो वहाँ पे ध्यान दे, वो ज्यादा बेटर है उसके लिए। इधर युहांग अभी भी उसका फोटो लिया हुआ था। उसको भी याद था वैसे कि आज बर्थडे है तांग का, और सोच भी रहा था कि अगर उस टाइम ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो लाइफ कितना अलग होता ना। इसी पॉइंट पे वो फोटो उड़ जाता है तो वो पीछा करने लगता है और तभी एक कार आता है। ऐसा लग रहा था कि उसको ठोक ही दिया है, पर क्या हुआ वो तो पता नहीं। पर जब उसका आँख खुलता है तो उसी दिन जिस दिन वो वार्निंग से शादी किया था, वो तो फटाक से उसको साइड करके बाहर जाता है, जहाँ उसको तांग दिखती है। तांग भी उसको देखती है, स्माइल करती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।